तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पूरा पाठ पढ़ा दिए। अब इसका देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। ठीक है, जितना प्रश्न है उसका उत्तर देखने से लिखना कैसे। बोर्ड परीक्षा में लिखने से ही मतलब है, बाकी कितना ज्ञानी हो, कितना सुंदर हो, स्मार्ट है, कोई तो देखने जा नहीं रहा है। दो ही चीज काम आएगी, एक लिखावट यानी कि एक राइटिंग काम आएगी और एक दूसरा उसमें क्या लिखा गया है यानी कंटेंट काम आएगा। ठीक है, तो जो बड़ा प्रश्न होता है पहले बताए हैं, उसको प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। लिखना हो सकता है पूरा लिख के सही लिख के आओ, लेकिन 6 नंबर में 6 नंबर नहीं पाओगे। उसका कारण होता है क्योंकि उसको तरीके से अगर लिखोगे तब समझ में आएगा। पहले 2 नंबर वाला तो एकदम टू द पॉइंट लिखा जाएगा, बता दिए हैं। अभी फिर से इसमें देख लेते हैं कैसे लिखना है प्रश्नों को। पहले बहुविकल्पी देख लेते हैं, 3 बहुविकल्पी है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहे हैं। एक है, 2 देशों के जो मध्य व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं। पाठ का नाम ही है वही अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसकी परिभाषा ही बताए थे कि 2 राष्ट्रों के मध्य होने वाले व्यापार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसमें फिर आयात निर्यात बताए थे। ठीक है, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है, प्रश्न पूछे थे। जल मार्ग से, तो इसमें लिखा है समुद्री मार्ग, तो वही समुद्री मार्ग हो जाएगा। समझ में आया। जो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है वो कैसे होता है, जल मार्ग से। ठीक है, या समुद्री मार्ग से। अब देखो ये बहुविकल्पी था। अब हम देखते हैं कि 2 नंबर वाला प्रश्न, यानी 30 शब्दों में लिखना है। 30 शब्द का मतलब 2 लाइन या 3 लाइन होना चाहिए। बहुत ज्यादा मेहनत भी करोगे, सही नहीं लिख के लाओगे तो 1 नंबर पाओगे। पूरा पन्ना भर दो तब भी 1 नंबर मिलेगा। और हो सकता है कि 2 लाइन लिख दो एकदम ठीक तो 2 नंबर मिल जाएगा। लिखने का तरीका बदल देना है। जैसे 1 नंबर का प्रश्न आएगा तो 1 शब्द में या 1 लाइन में निश्चित होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर करोगे, दिमाग लगाओगे तो वो भी नहीं पाओगे। ठीक है, और एक बात, बहुविकल्पी में तुम लोगों की कॉपी हम चेक कर रहे थे, तो लिखते हो पूरा प्रश्न लिख दोगे, फिर 4 ऑप्शन लिख दोगे, इसको काटोगे, इसको सही करोगे। इतना करने की जरूरत नहीं है। डिस्टर्बेंस होता है कॉपी चेक करने में। कई लोग बोर्ड परीक्षा में ऐसे कर देते हैं, तो डिस्टर्ब होता है चेक करने में, खोजना पड़ता है। सही होना होगा तो एक ही लिख दोगे। जैसे इसमें ऑप्शन आया था समुद्री मार्ग, बस केवल लिखो प्रश्न 3 हो गया, इसका उत्तर हो गया क्या, समुद्री मार्ग। बहुविकल्पी वाला ऐसे लिखना है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा तुम लोग क्या करते हो कि चारों लिखोगे, फिर एक पे टिक लगाओगे, समय बर्बाद करने से क्या फायदा। वो समय दूसरी जगह लगाओ। अगर ये सही रहेगा, इतना बस लिखने से भी 1 नंबर मिल जाएगा, और गलत रहेगा तो पूरा रच दोगे काफी 3 पन्ना बहुविकल्पी, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुविकल्पी एकदम तैयार करा देंगे, एक ही शब्द में लिख के आना। जैसे प्रश्न 3 हो गया, प्रश्न 4 हो गया, इसका उत्तर हो गया, फिर यहाँ प्रश्न 5 हो गया। बस एक लाइन का उत्तर बस लिखना है। ठीक, 2 नंबर वाले प्रश्न में क्या करना है, देखो 2 नंबर वाला प्रश्न अगर आ गया तो इसमें क्या करना है, अधिकतम 1 लाइन लिखोगे तो 10 शब्द आ गया, 20 30, अधिकतम इतना होना चाहिए। या तो 2 लाइन में 30 लिखो या 30 से कम ही लिखो, उतने में तुम्हारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और नहीं आ रहा है प्रश्न तो छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। तब 30 जा रहा है, 50 जा रहा है, मतलब नहीं है। एक पैराग्राफ इतना बनाओ, 2 नहीं तो 1 मिलेगा। ठीक है, उससे मिलता जुलता लिख के आएंगे। अगर उसका मतलब समझ लिए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जैसे कल पूछे थे ऊर्जा संसाधन क्या होता है, तो मालूम नहीं समझ में आ रहा है तो लिख दो कि जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी में आगे कुछ और जोड़ देना जो तुमको समझ में आए। ऐसे ही कई सारे प्रश्न आ सकते हैं। जब हम लोग बोर्ड पेपर वाला पिछले साल वाला पेपर हल करेंगे तब देखना कैसे बना के लिखना है। ठीक, अब देखो 2 नंबर का प्रश्न है, भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषता बताना है। तो विशेषता में क्या होगा, व्यापार का जो विदेशी व्यापार है, यानी कि आयात निर्यात के बारे में बता सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो जो विदेशी व्यापार पूछा कुछ भी लिख दो, जो विदेशी व्यापार में आ रहा है वही विशेषता हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी विशेषता क्या है,
हो सकता है अच्छाई भी विशेषता, हो सकता है बुराई भी विशेषता हो, कुछ भी उसके बारे में बता दो, उसका पता यहाँ है यहाँ है, वही विशेषता हो, उससे मिलता जुलता कुछ लिख देना है जरूर, न समझ में आए तो। पूछ रहा है विदेशी व्यापार की विशेषता, तो क्या बताना है कि भारत जो है आयात ज्यादा करता है और निर्यात कम करता है। इस कारण से क्या होता है, व्यापार घाटा होता है। ठीक है, व्यापार घाटा होता है, व्यापार संतुलन नहीं है, आयात ज्यादा करता है निर्यात कम करता है। और बढ़ाना हो तो आयात में जो दो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे ईंधन हो गया और क्या हो गया, पूंजीगत वस्तु हो गया। ठीक है, लिख देंगे। और निर्यात में क्या है, निर्यात सबसे ज्यादा क्या करते हैं, विनिर्मित वस्तु, पढ़ा दिए ना, विनिर्मित वस्तु। और दूसरा क्या है, एक तो खाद्य सामग्री है और एक पेट्रोलियम है। खाद्य एवं अन्य सामग्री, खाद्य सामग्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, दो विशेषता लिख दो, 2 नंबर पा जाओगे कि नहीं। पहली विशेषता क्या है कि भारत का आयात निर्यात की तुलना में अधिक है, जिस कारण से भारत का व्यापार संतुलन न होकर व्यापार घाटा की स्थिति रहती है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, भारत के द्वारा ईंधन एवं पूंजीगत वस्तुओं का सर्वाधिक मात्रा में आयात किया जाता है, जबकि विनिर्मित वस्तुओं, खाद्य सामग्री एवं पेट्रोलियम उत्पाद का सर्वाधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। हो गया कि नहीं, 2 नंबर। 2 पॉइंट लिखो, 2 नंबर जब पाना है पॉइंट में आ जाए विशेषता, गुण, कमियां, प्रभाव, तो सिर्फ 2 पॉइंट लिखो, 2 नंबर लेना है, 1-1 नंबर। 4 नंबर का प्रश्न आ गया तो 4 पॉइंट बनाओ चाहे जैसे, और पॉइंट एकदम दिखना चाहिए, 1 लाइन का पॉइंट ये है, 2 लाइन का पॉइंट ये है, 3 का ये है, 4 का ये है, ताकि चारों पे 1-1 नंबर दे। कॉपी चेक करने के समय यही देखा जाता, 4 पॉइंट लिखा, 4 विशेषता लिखा, 1-1 नंबर दे दिए, हो गया। जिसमें नहीं विशेषता बन पा रही है उसी में 2-2 नंबर 1 पॉइंट पे पाओगे। नहीं तो 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 पॉइंट बताना पड़ेगा, 2 नंबर का प्रश्न है तो 2 पॉइंट बताना पड़ेगा, 6 नंबर का प्रश्न है पॉइंट बताने के साथ मैप जरूर बनाना। भूगोल में भी, इतिहास में भी, नागरिक शास्त्र में मौका मिले नागरिक शास्त्र में, अर्थशास्त्र में मौका मिलेगा तो ग्राफ बना के आना है। ठीक है, समझ में आया। जब तक ये कलाकारी नहीं करोगे 6 में से 6 पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइटिंग मान लो थोड़ी सी कम सही है, अच्छा नहीं है राइटिंग, चित्र बना के चले आओ, डायग्राम बना के चले आओ, पक्का नंबर पा जाओगे। ठीक है, ये काम केवल बोर्ड परीक्षा में ही नहीं, बीए में जाओगे बीएम करना है, एमए में जाओगे एमएम करना है, पीसीएस का एग्जाम दोगे, आईएएस का एग्जाम दोगे, कहीं भी मेंस लिखने जाओगे चित्रकारी वाला काम हमेशा करते रहना भूगोल में। ठीक, अब देखो दूसरा प्रश्न, पत्तन और पोत्राशय, अरे पोत्राशय बोलते हैं, पोताश्रय। ठीक है, पोताश्रय मतलब होता है हार्बर, और पत्तन का मतलब होता है इंग्लिश में पोर्ट। ठीक है, तो इसमें अंतर पूछा है। ठीक, तो इसका 2 अंतर बताया तो 2 नंबर पा जाओगे। ठीक है, अब देखो पत्तन हो गया, ये हो गया पोताश्रय। ठीक है, ये देखो आकार में ये क्या होगा, आकार इसका बड़ा होगा। ठीक है, और ये आकार में छोटा होगा। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या होगा, यहाँ पे मशीनीकरण होगा, बहुत सारे मशीन लगे रहेंगे, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है मशीनीकरण नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे बड़े बड़े शिप, बड़े बड़े जहाज या शिप जिसको बोलते हैं, पानी का जहाज। ठीक है, यहाँ पे छोटे बड़े मतलब नावें, समझ लो छोटे बड़े नाव आकर के यहाँ पर रुकेंगी। ठीक है, 3 विशेषता हो गई। वास्तव में होता क्या है, हार्बर, हार्बर एक छोटा प्राकृतिक, जैसे कहीं पे गड्ढा बना हुआ है पहले से, वहाँ छोटी नाव लेके मान लो मछली मारने वाले हैं तो वहीं पे जाके किनारे लगा लिए, कहीं घूमने गए, कोई रिजॉर्ट बना हुआ है तो वहाँ पे छोटी बड़ी नाव लेके वहाँ खड़ा किए और लेके गए। और पोताश्रय में क्या होता है, इसका आकार बहुत बड़ा होता है, किलोमीटर में, कई किलोमीटर में फैला रहेगा, और जब वहां पे कोई शिप आएगी तो उसके ऊपर सामान लदा रहता है। सामान मतलब जैसे 1000 ट्रक सामान लदा है तो ट्रक का कंटेनर उस पर लदा रहता है, उसको उतारने के लिए आदमी तो उतार नहीं पाएगा हाथ से,
कंटेनर को उतारने के लिए वहां जैसे तुम्हारे वहां जेसीबी मशीन है मिट्टी खोदने वाली, ऐसे ही क्रेन बने रहते हैं, पकड़ पकड़ के उतार के उसको सीधे ट्रक पे रख देंगे। ठीक है, समझ में आया? तो इसका ये अंतर हो गया, 3 अंतर लिख दोगे 2 नंबर मिलना तय है। ठीक है, पॉइंट में लिखना है, जब भी पूछे अभी बताए ना, अंतर, विशेषता, प्रभाव, कमियां, लाभ, हानि, ये सब पॉइंट में लिखना है। ठीक, अब देखो पृष्ठ प्रदेश का अर्थ क्या होता है। पृष्ठ प्रदेश को पढ़ाए थे तुम लोगों को हिंटरलैंड कह के, याद है? हिंटरलैंड क्या होता है लिखने के लिए भी दिए थे। देखो हिंटरलैंड क्या होता है, किसी भी बंदरगाह के चारों ओर फैला हुआ क्षेत्र जहां तक उसके माध्यम से सेवाएं दी जाती हैं उसे हिंटरलैंड, तो उस बंदरगाह का हिंटरलैंड कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भारत है, मान लो आधा बना रहे हैं भारत का चित्र, क्योंकि सारे पोताश्रय या पोर्ट इसी में है। अब मान लो एक यहाँ पे कांडला बंदरगाह, एक है मध्य प्रदेश, ये वहां मुंबई है। ठीक है, अब मान लो इसका प्रभाव क्षेत्र या इसका पृष्ठ प्रदेश कुछ इस प्रकार से हो सकता है कि नहीं, और ऊपर मान लो उत्तर प्रदेश तक हो सकता है, इसका भी ऐसे हो सकता है, हो सकता है। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये दोनों का पृष्ठ प्रदेश हो गया कि नहीं, हो सकता है कोई सामान यहाँ पे रहने वाला कभी कांडला से मंगा ले और यहाँ पे रहने वाला कभी मुंबई से मंगा ले, या मुंबई पहुंचा के बेच दे या कांडला पहुंचा के बेच दे। तो पृष्ठ प्रदेश की विशेषता क्या है कि ये कोई सीमा रेखा नहीं है, इसके आगे नहीं जा सकता एक्सपोर्ट का सामान। उनमें क्या होता है, अतिव्याप, इसको ओवरलैपिंग को हिंदी में कहते हैं अतिव्यापन। ठीक है, किताब में लिखा भी है बढ़िया से। तो पृष्ठ प्रदेश क्या हो गया, बंदरगाह का वह क्षेत्र, बंदरगाह के पीछे स्थित स्थल भाग में वह क्षेत्र जहां तक उस बंदरगाह की सेवा जाती है। ठीक है, यह कोई निश्चित सीमा में नहीं होती है और कभी कभी दो बंदरगाहों के पृष्ठ प्रदेश आपस में अतिव्यापित हो जाते हैं या उनके मध्य अतिव्यापन हो जाता है, ओवरलैपिंग हो जाता है। समझ में आया ओवरलैपिंग क्या है? एक ही क्षेत्र में दो बंदरगाह जब अपनी पृष्ठ प्रदेश को फैला लेते हैं तो उनके मध्य अतिव्यापन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अब देखो जो नहीं समझ में आएगा बताना। उन महत्वपूर्ण मदों का नाम बताइए जिन्हें भारत विभिन्न देशों से आयात करता है। ठीक है, तो भारत आयात क्या करता है, देखो इसमें एकदम फैक्ट है, इसमें घुमाना नहीं है कि भारत बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, यहाँ खाने पीने के लिए चाहिए वो चाहिए, कुछ नहीं। लिख देंगे आयात की मदें। ठीक है, जो पूछ रहा है आयात कीमत या संगठन या जो भी है, तो आयात कीमत क्या क्या हो गया, पहला सबसे ज्यादा क्या आयात होता है, ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम है इसमें। ठीक है, POL लिखा है ना। और दूसरा क्या हो गया, खाद्य सामग्री, और खाद्य सामग्री से भी ज्यादा एक है, क्या है, पूंजीगत वस्तु। याद नहीं है, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। पूंजीगत वस्तुएं हो गया और खाद्य सामग्री हो गया, इसके बाद 3 लिख दो, खाद्य एवं अन्य संबंधित वस्तुएं। ठीक है, ये आयात में हो गया कि नहीं। ठीक, इसी तरह प्रश्न निर्यात का भी बन सकता है, तो निर्यात का लिख देना। समझ में आया? अब देखो अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह बताने हैं। अब जैसे ये भारत का आधा हिस्सा है, ये गुजरात हो गया, यहाँ पे देखो कलकत्ता हो सकता है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कलकत्ता बंदरगाह होगा। यहीं पे कलकत्ता के बगल में कौन होगा, बल्दिया। उड़ीसा में कौन होगा, पारादीप। प्रायद्वीप क्यों लिखते हो तुम लोग, ये विशाखापत्तनम, ये कहाँ पे होगा, कौन से राज्य में? ठीक है, विशाखापत्तनम हो गया। फिर उसके नीचे चेन्नई, कोची कहाँ है, कोची पश्चिम में है, चेन्नई। चेन्नई के नीचे यहाँ पे आ जाएगा तूतीकोरन। ठीक है, ये बंदरगाह जो है ऐसे जो पूर्वी तट का हो गया, सीधे सीधे लिख देना पूर्वी तट के बंदरगाहों के नाम। तो 2-3 भी लिख दोगे तभी 2 नंबर पा जाओगे। ठीक है,
और किसी के बारे में हेडिंग डाल के लिखना नहीं है, ये इस राज्य में है उस राज्य में, बस बंदरगाहों के नाम लिख दो, 2 नंबर मिल गया। ठीक है, मेहनत कम करना है, दिमाग ज्यादा लगाना। क्या कह रहे हो? क्या चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर में चित्र बनाने की जरूरत नहीं है। बना दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं भी बनाए तभी 2 नंबर पा जाओगे। अब देखो तीसरा 150 शब्दों में देना है इसका प्रश्नों का उत्तर। देखो, भारत में निर्यात और आयात के संयोजन का वर्णन कीजिए। ठीक है, संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब है कंपोजिशन। अभी को हम देख रहे थे इंग्लिश वाले में, तो कंपोजिशन मतलब उसका घटक बताना है कि क्या क्या निर्यात किया जाता है और क्या क्या आयात किया जाता है। देखो, अब 6 नंबर वाला प्रश्न है तो कैसे लिखना है? बड़ा करना है। बड़ा करने के लिए या तो याद हो या तो दिमाग लगाओ। ठीक है, पन्ना भरना है ना, 2-3 पन्ना भर के आना है। ठीक है, तो कैसे भरना है? अब लिखना है, जो कहे थे मत लिखना, अब लिखना। भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकास कर रही है, जिस कारण से भारत का विदेशी व्यापार भी तेजी से बढ़ा है और आज करोड़ों डॉलर में इसका व्यापार होता है। याद तो रहेगा नहीं कितना करोड़ डॉलर, तो इसे लिख देना करोड़ों डॉलर में इसका व्यापार होता है। ठीक है, जिसमें भारत के द्वारा मुख्य रूप से निम्न वस्तुओं का आयात किया जाता है। तो फिर आयात वाला लिख देना, क्या क्या आयात किया जाता है। ठीक है, आयात वाले में पहले क्या है? ईंधन। ईंधन में कोयला और जो भी जैसे जैसे लिखा है कोयला, पेट्रोलियम लिख देना। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ईंधन हो गया कोयला और POL लिखा है ना, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, दूसरा पूंजीगत। ठीक है, तीसरा खाद्य सामग्री। ठीक है, और देखो अब यहाँ पे इसका प्रतिशत याद नहीं रहेगा तो मोटा याद रखना, लगभग 30%, कहीं 26, कहीं 25, कहीं 28, किसी को याद नहीं रहता है। हम कॉपी चेक करेंगे, हमें की याद नहीं है कितना है, और हम जहमत भी नहीं उठाने जाएंगे कितना है, कहीं मोबाइल में देख ले, कहीं देख ले, और ये माना जाएगा कि तुमको आ रहा है। पहला दूसरा तीसरा अगर लिख दिए तो एक अनुमान से जैसे 25%, 26%, 27%, 28%, 30, 32, 33, तो लगभग 30% है कि नहीं। ठीक है, और पूंजीगत वस्तुएं 10, 12, 15, 20 के आसपास हैं, उसी के आसपास 15, 14 कुछ लिख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, और खाद्य सामग्री कितना हो गया? 12%, 10% इसी के आसपास है, तभी ना तीसरे स्थान पे आ रहा है। तो 12 भी लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो, जो याद रहेगा वो लिख देना। तुमसे इतना परफेक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है कि तुम उस साल पढ़ के जाओ, क्योंकि पूरी किताब पढ़ना है। कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भर से थोड़ी ना प्रश्न आएगा, पता चले डाटा रट के गए इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज, और वहां पे याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बना दिए लगभग। अब क्या करना है, इसका एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ नहीं बनाओगे तब भी नंबर मिलेगा, ग्राफ बनाओगे तो 6 में 6 लेके आओगे। तो एक बार आयात का ग्राफ बना देंगे। इसको बनाने के बाद यहाँ लिख देंगे जो है भारत के द्वारा कि भारत के आयात की प्रमुख मदें। ठीक है, भारत के आयात की प्रमुख वस्तुएं या प्रमुख मदें। ठीक है, या सेक्टर। ठीक, अब देखो इधर बना देना 10, 20, 30, क्या 12, 15 भी बनेगा। देखो ये क्या है, यहाँ पे लिख देना प्रतिशत, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्रतिशत, ये प्रतिशत में है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है ईंधन, एक नंबर यहाँ बनाना, एक डाट ईंधन हो गया। दूसरे में पूंजीगत वस्तु। ठीक है, और तीसरा क्या हो गया, क्या हो जाएगा तीसरा? ऐसे बनाओगे तो नंबर मिलेगा, नहीं बनाओगे तो 1 नंबर 2 नंबर कट जाएगा। और 1-1, 2-2 नंबर अगर हर पेपर में, हर प्रश्न में 2, मतलब 4 प्रश्न आ रहा है, 4 प्रश्न में 1-1, 1.5 नंबर करेगा तो 5-6 नंबर हो गया।
6 नंबर का मतलब हो गया कि हर पेपर में 6 नंबर कट रहा है तो 30 नंबर हो गया, और 30 नंबर का मतलब लगभग 6% हो गया। ठीक है, 90 पाने वाले थे तो 84 हो जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसी मान लो 85 पा के आ रहे थे 91 पाओगे, तो परसेंटेज घट जाएगा। तो यही सब ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें, और ये एक दिन में नहीं होगा। ये सोचो कि हम यही दिमाग में बैठा लें, घर पे नहीं बनाएंगे, सीधे जाकर वहीं रिसर्च करेंगे, तो वहाँ नहीं होगा। घर पे आके रोज रोज बना के लाना, इसीलिए रोज क्वेश्चन देते हैं, बना के लाओ बना के लाओ। ठीक है, अब देखो ईंधन कोयला 30 है तो मैक्सिमम होगा, इसको 30 तक ले जाना। 30 से देखो ग्राफ बनाना बताया था ना, जहाँ 30 है यहाँ से लाइन खींच के इसे मिला देना। ठीक है, ये पूंजीगत है, वस्तुएं हैं 15%, तो ये हो गया 20, ये हो गया 10, यही कहीं 15 होगा कि नहीं बीच में। इसके सिधाई में ध्यान से ले जाना, और यहाँ इसके सिधाई में से लाइन खींच देना, और इसको ऐसे नीचे तक मिला देना। ठीक है, अब देखो 12% है तो 10 से थोड़ा सा ऊपर होगा 12, मान लो यहाँ होगा तो इसको जो है हो जाएगा। इसको ये कौन सा आरेख है, तो यहाँ लिख भी सकते हो आयात कर, अरे कहने तो इतना ही, बस तुम समझो ये दंड आरेख है, क्योंकि लिखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ नहीं तो लिखना होगा तो लिख देना आयात की वस्तुएं, और यहाँ लिख देना दंड आरेख, नहीं तो ऐसे भी लिख दोगे तो हो गया। ठीक है, अब देखो इसी तरह निर्यात का भी कर देंगे कि नहीं। निर्यात में क्या क्या है पता है, विनिर्मित वस्तुएं 1 नंबर पे लगभग 70% से ज्यादा है, तो याद रखना कि 70 से ज्यादा ही देना है उसको, 70 से कम मत देना, या 70 देना, 71 देना, 72 देना, 73 देना। ठीक है, याद तो रहेगा नहीं, लेकिन मोटी मोटा एक आइडिया बन गया कि 70% के आसपास या उससे ज्यादा है। फिर पेट्रोलियम पदार्थ है 10 से ज्यादा ही है उसका। ठीक है, और क्या है, खाद्य सामग्री है 5-6% है। ठीक, तो वो तीनों बना के उसका प्रतिशत लिख देंगे और इसका ग्राफ बना के लाएंगे। ठीक है, यही प्रश्न लिखो, घर से लिख के ले आना, और ऐसे ही ग्राफ बना हुआ चाहिए हमको। ठीक है, ये समझो एक पेपर, एक प्रश्न तुम्हारा बोर्ड परीक्षा के लिए तैयार हो जाएगा। लिखो प्रश्न, भारत में निर्यात और आयात, भारत में निर्यात और आयात व्यापार के संयोजन का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती हुई प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ध्यान से सुनो, अगला प्रश्न है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलती हुई प्रवृत्तियों पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो जो प्रवृत्ति है इसका, प्रवृत्ति का मतलब उसका नेचर। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना, इसमें केवल कहानी लिख सकते हैं, इसमें मैप बनाओगे बनेगा नहीं, ग्राफ बनाओगे बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो 6 नंबर वाला, ध्यान से सुनो, 6 नंबर वाला 2 प्रश्न आता है, उसमें से एक करना रहता है, एक छोड़ना रहता है। मान लो यही दोनों प्रश्न आ गया तो कौन करना है, ऊपर वाला। अगर समझ में आ रहा है कैसे ऐसे ग्राफ बनेगा, ऊपर वाले पे आना, नहीं समझ में आ रहा है कि तब नीचे वाले पे आ जाना, क्योंकि नीचे वाले पे कुछ भी लिख के आओगे 2-3-4 नंबर पर, मतलब पन्ना भर दिए 3 पन्ना तो 4 नंबर 3 नंबर पा जाओगे। अगर पहला वाला प्रश्न पकड़े, लिख रहे हो, लिख ही नहीं पा रहे हो तो नंबर कट जाएगा, उससे बढ़िया दूसरा वाला पकड़ना। तो व्यापार की प्रवृत्ति क्या थी, पहले आए ऐसे आवाज होने लग रहा है जी तुम लोगों को। पहले व्यापार भारत का कम था, आजादी के बाद दिया उसमें कुछ 100,000 में, मतलब 1000 करोड़ में ही व्यापार था, अब लाख करोड़ में व्यापार है। ठीक है, तो एक प्रवृत्ति क्या है कि भारत का व्यापार तेजी से बढ़ा है। ठीक है, और व्यापार में क्या बढ़ा, आयात ज्यादा बढ़ा है, निर्यात, आयात बढ़ा है ज्यादा, निर्यात भी बढ़ा है लेकिन कम बढ़ा है। जैसे इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखना है भारत वही फिर शुरू करना है। भारत एक बड़ी आबादी वाला देश है, आजादी के बाद इसने तेजी से विकास किया, इतना देश का व्यापार बढ़ता गया। व्यापार बढ़ने के क्रम में व्यापार तो बढ़ा लेकिन इसमें आयात ज्यादा बढ़ा, निर्यात भी बढ़ा लेकिन आयात की तुलना में कम बढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद अगली लाइन में आ जाएंगे, आयात में प्रारंभ में हम लोग अनाजों का आयात करते थे, लेकिन हरित क्रांति के बाद अनाजों का व्यापार, अनाजों का आयात समाप्त हो गया, हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई। और
आयात प्रतिस्थापन पता है ना। आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई जिस कारण से अनाजों का व्यापार रुक गया और वर्तमान में भारत अनाजों का आयात न करके उसका निर्यातक हो गया है। ठीक है, अब फिर निर्यात वाले पकड़ना कि भारत विभिन्न वस्तुओं का निर्यात भी करता है जिसमें सबसे ज्यादा विनिर्मित वस्तुएं हैं। प्रारंभ में भारत में जब मशीनीकरण कम था तो हम लोग कच्चे माल का आयात निर्यात ज्यादा करते थे, खनिज को ऐसे खनिज का निर्यात करते थे। ठीक है, लेकिन अब हम उन्हीं खनिजों से विनिर्मित वस्तुएं बनाते हैं और उनका निर्यात करते हैं, जिससे मूल्य बढ़ जाता है। ऐसे कहानी बढ़ा के 3 पन्ना भरना है, 2 पन्ना भरना है, 1-1.5 पन्ना तो हम बोल ही दिए, 1-1.5 पन्ना अपने पास से लिखना। ठीक है, घर पे प्रयास करना हो जाएगा। ठीक है, अब हर पाठ पढ़ाने के बाद ऐसे ही कराएंगे और 1-2 प्रश्न देंगे, जैसे बोर्ड परीक्षा में करना वैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो बंद करो।